सोना और मोना दोनों सगी बहन थी और दोनों की शादी सुरेखा के दोनों बेटों से हो जाती है। सोना और मोना दोनों दिखने में बहुत सुंदर थी और दोनों का स्वभाव भी बहुत मजाकिया और बड़बोला था। सुरेखा आम लोगों की तरह साफ और स्पष्ट नहीं बोल पाती थी। वो बात करते समय हकलाने लगती थी। ऐसे ही एक दिन सुरेखा और मोना हॉल में टीवी देख रहे होते हैं। तभी मोना कहती है, माँ जी, आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है, क्यों ना चाय और पकौड़े हो जाएं। घ घ घ माँ जी, घी में नहीं बनाने चाय पकौड़े, तेल में बनाने हैं। चुप हो जा, रहने दो। जब तक आप अपनी बात पूरी करोगी तब तक मौसम वापस खराब हो जाएगा। मैं जा रही हूँ चाय पकौड़े बनाने। इतना बोलकर मोना किचन के लिए जा ही रही थी कि तभी वहाँ सोना आकर कहती है, अरे दीदी, कहाँ जा रही हो आप? पकौड़े बना रही हूँ, मौसम अच्छा है ना इसलिए। लेकिन घर में तेल ही नहीं है तो पकोड़े कैसे बनाओगी? ये ही तो मैं इतनी देर से बोल रही थी। अच्छा हुआ माँ जी आपने बोला नहीं, वरना तेल क्या घी भी खत्म हो जाता। क्या माँ जी, इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन आपके ये हकलाने की आदत गई नहीं। आप तो अपने पोते पोतियों को भी ब ब ब करती रह जाएंगी। बहू, मैं। कोई बात नहीं माँ जी, आप यहाँ बैठकर प्रयास करो और मैं तेल लेकर आती हूँ और दीदी पकोड़े बना देंगी। हाँ, माँ जी, सही करी ना मैंने आपकी नकल। इतना बोलकर दोनों चली जाती हैं और अपने अपने काम करने लगती हैं। सुरेखा को अपनी दोनों बहुओं का हंसी मजाक मुफ्त होने का स्वभाव पहले से पता था, लेकिन सुरेखा को कभी कभी दोनों की बातों का बुरा लग जाता था, लेकिन वो कभी कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही घर में दोनों बहुएं हंसी मजाक करती रहती थी। एक दिन सुरेखा की पड़ोसन विद्या उसके घर आती है और सुरेखा से कहती है, अरे सुरेखा, बहू क्या आ गई? तू तो अपने सहेली को ही भूल गई। कहीं बाहर भी आ जाया कर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैं बहू के साथ रहती हूँ। तो समय का कुछ पता ही नहीं चलता। अब तेरी पड़ोसन तेरे घर में आई है तो कुछ खाना पीना तो खिला दे, या फिर यहीं अपनी एक बात को खत्म करने में पूरा दिन लगा देगी। रुक तो, अभी बुलाती हूँ। सुरेखा दोनों को बुलाती है और चाय नाश्ता लाने को बोलती है। थोड़ी देर में दोनों बहुएं चाय नाश्ता ला देती हैं और वहीं बैठ जाती हैं कि तभी मोना कहती है, विद्या आंटी, आप मम्मी से बात करने आई हो क्या? मैं तो बस हाल चाल ही पूछने आई थी। क्यों, अब जब कोई बात हो तभी घर में आ सकती हूँ क्या अब मैं? नहीं, मैं तो बस इसलिए बोल रही थी क्योंकि अगर आप बात करने आई हो तो माँ जी तो कुछ बोलती ही नहीं होंगी ना, बस सुनती ही रहती होंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, सुरेखा भी बहुत बोलती है। क्या आंटी, आप भी खामखा बात घुमा रही हैं। अगर माँ जी बात करती तो सुबह से शाम हो जाती। अरे तुम दोनों बहू तो सुरेखा की हो, लेकिन गुण तो मेरे ही जैसे, हंसी मजाक वाले। बातें तो तुम दोनों बिल्कुल ठीक ही बोल रही हो। हम दोनों की बात सुरेखा बस हाँ ही करती है। विद्या, चुप हो जा। कम से कम मेरी बहू के आगे तू मत बोल। भड़क क्यों रही है? मैं तो बस तेरी बहुओं की तारीफ ही कर रही थी। हकली सास की दो बड़बोली बहू है। आंटी जी, ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? माँ जी हकली हैं तो क्या हुआ, माँ जी तो हमारी हैं। क्या अब तू तो मत हंस। तुम लोगों का हंसना हो गया हो तो कुछ खाने को भी बना दो। शाम हो गई है। माँ जी, आप परेशान मत हो, हम खाना बना देंगे। दीदी आप बैठो, मैं खाना बना दूंगी। इतना बोलकर सोना खाना बनाने चली जाती है और मोना विद्या से बातें करने लगती है और सुरेखा के हकलाने की बार बार बेइज्जती करती है। ये सब देखकर सुरेखा मन में कहती है, हे भगवान, मेरी दोनों बहुएं मेरे आगे मुझे कुछ भी तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन अब तो दोनों बाहर वालों के आगे भी मेरे हकलाने का मजाक उड़ा रही हैं। काश मैं हकलाकर ना बात करती तो आज मेरी बहू भी मेरा मजाक ना उड़ाती। सुरेखा बहुत ही उदास हो जाती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। सुरेखा किसी को बोलती भी क्या, जब तक वो अपनी बात बोलती उससे पहले ही उसकी बहुएं उसकी बात को काट देती और बात का दूसरा ही मतलब निकाल लेती। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है।
कुछ दिनों बाद मोना का पति विकास मोना को बुला कर कहता है, अरे मोना, आज मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, तुम जल्दी से मेरा लंच दे दो। इतनी भी जल्दी कौन सी मीटिंग है? खाना खा लो, मैं तब तक तुम्हारा लंच बना देती हूँ। कुछ खाने का समय नहीं है, बस तुम मुझे मेरा लंच दे दो। दोनों बातें कर ही रहे थे कि इतने में सुरेखा आकर कहती है, कोई बात नहीं बहू, तू लंच बना दे, मैं जल्दी से खाना खिला देती हूँ। दोनों काम एक साथ निपट जाएंगे। आप तो रहने दो माँ जी, जिस तरह आप हकलाती हो उसी तरह आप काम भी करोगी। इससे अच्छा है कि मैं ही जल्दी जल्दी कर लूँ। बहू, बस मेरी जुबान ही हकलाती है, मेरे हाथ नहीं। मैं जल्दी से कर दूंगी, चिंता मत कर। बोला ना, आपको समझ नहीं आता एक बार में? ये तुम कैसी बात कर रही हो मेरी माँ से? ये कोई तमीज है? और जब तुम दोनों नहीं थी ना इस घर में, तब मेरी माँ ही हमारा सारा काम किया करती थी। मैं तो बस इतना बोल रही थी कि मैं खुद कर लूंगी, आपकी कोई जरूरत नहीं है। मैं भी यही था और मैंने सब सुना है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, बाहर ही लंच कर लूंगा। इतना बोलकर विकास ऑफिस के लिए चला जाता है और मोना सुरेखा को कहती है, क्या है माँ जी, आपको बीच में आना जरूरी था? आपकी वजह से विकास जी बिना कुछ खाए और लंच लिए बिना ही चले गए। मेरी क्या गलती? मैं तो बस तुम्हारी मदद करी थी। आज तो आपने मेरी मदद कर दी, लेकिन आगे से मत करना। इतना बोलकर सुरेखा किचन में काम करने चली जाती है और इसी तरह दोनों बहुएं अपने स्वभाव से परे होकर अब सुरेखा के हकलाने से चिढ़ने लगी थी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। सुरेखा कुछ भी बोलती तो वो दोनों उसे पलटकर उल्टा जवाब दिया करती। कुछ दिनों बाद सुरेखा अपनी गली में खड़ी थी और वहाँ पर विद्या और दो पड़ोसन के साथ वो खड़ी थी। तभी विद्या सुरेखा से कहती है, अरे सुरेखा के तो भाग ही खराब है, उसकी दोनों बहुएं इतनी नकचड़ी जो है, सुरेखा का ही मजाक बनाती रहती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हंसी मजाक ही करते हैं। बस भी कर दे, और कितना साथ देगी अपनी बहुओं का। मेरी बहू तो मुझसे उल्टा जवाब देना तो दूर की बात, मेरे सामने अपनी जुबान तक नहीं खोल सकती। हाँ तो मेरी बहुएं मेरे लिए मेरे बेटे से भी प्यारी है। मैं उन्हें अपनी बेटी मानती हूँ। वो मुझे कुछ भी बोल ले तो उनका मैं बुरा नहीं मानती। हाँ, अब तो यही बोलना पड़ेगा, अपनी ही बहुएं हैं। बुरा बोल दिया तो क्या पता घर पे खाना भी ना दे। मेरी बहुएं जो है मुंह पर है, कम से कम तेरी बहुओं की तरह तो नहीं कि मुंह पर माँ जी और पीठ पीछे चुगली करती फिरे। मेरी बहुएं नारियल की तरह, ऊपर से कठोर, अंदर से नरम। विद्या और सुरेखा की बातें मोना और सोना सुन लेती है और उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है। और जब सुरेखा घर में आती है तो दोनों बोलती है, माँ जी हमें माफ कर दो। क्या हुआ बेटा? तुम दोनों माफी क्यों मांग रही हो? माँ जी आप हमें अपनी बेटी मानती हो और हम ही आपका मजाक बनाते रहे। हाँ माँ जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हमें समझ में आ गया कि इंसान का दिल साफ होना चाहिए, इंसान का स्वभाव अच्छा होना जरूरी होता है, उसकी जुबान या उसका आकर्षण नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी बात का बुरा नहीं लगता, लेकिन मुझे पता था तो तुम दिल से नहीं बोल रहे तो कुछ भी। हमें माफ कर दो माँ जी। दोनों को अपनी गलती समझ में आती है और दोनों सुरेखा से माफी भी मांगती है। सुरेखा भी दोनों को माफ कर देती है और जिसके बाद दोनों कभी सुरेखा के हकले होने का मजाक नहीं उड़ाते और सब साथ में खुशी खुशी रहते। जतिन अपने बिजनेस के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहा करता था। उसकी नामौजूदगी रिचा को बहुत खलती थी। उनकी शादी को कुछ ही महीने हुए थे कि वो ढंग से
जतिन से बात भी नहीं कर पाई थी, और जो बात होती भी थी तो सिर्फ कॉल पे। ऋचा को इस बात की कमी हमेशा महसूस होती थी। एक दिन ऐसे ही वो अपनी शादी की एल्बम देख रही होती है और देखते हुए खुद से बोलती है, मैं कितनी खुश थी इस शादी से। एक अच्छा खासा हैंडसम पति मिला है मुझे, पैसे भी सही कमाता है, पर फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। ऐसी शादी का क्या फायदा जो सिर्फ मुझे घर बैठाने के लिए कराई गई हो। अरे एक लड़की का सपना होता है कि वो अपने पति के साथ घूमे फिरे, उसके साथ अपने दिल की बात शेयर करे, हर वो चीज करे जो एक पति पत्नी किया करते हैं। लेकिन मेरी किस्मत में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा तो मैं कुंवारी ही रहती। ऋचा खुद से ये बोलकर एल्बम को संभाल कर अलमारी में रख देती है और किचन में चली जाती है। वहाँ जाकर वो अपने देवर विनय के लिए खाना बनाने लगती है। वो खाना बना ही रही होती है कि तभी वहाँ विनय आ जाता है। ऋचा उसे देखकर उससे बोलती है, अरे विनय, तुम यहाँ? क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या? हाँ भाभी, मुझे प्यास लग रही थी तो पानी पीने के लिए आ गया बस। और भाभी, खाना बन गया क्या? हाँ, बस तैयार ही है। तुम चलो, मैं अभी पानी और खाना लेकर आती हूँ। विनय बाहर जाकर बैठ जाता है और अपना फोन चलाने लगता है। थोड़ी देर के बाद ऋचा उसके लिए खाना लेकर आती है। आते हुए वो उससे बोलती है, ये लो, आ गया खाना। अरे वाह भाभी, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। ऋचा विनय के पास बस पहुंची ही थी कि उसका पैर किसी चीज में अटक जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में जो खाना होता है वो सीधे विनय के ऊपर गिर जाता है। विनय जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और ऋचा को संभालता है, जिसके बाद ऋचा उससे बोलती है, मुझे माफ कर दो विनय, पता नहीं कैसे मेरा पैर। कोई बात नहीं भाभी, बस आप ठीक हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ होने ही नहीं दिया तुमने। आप आराम से बैठ जाओ, मैं सब साफ कर देता हूँ। नहीं नहीं विनय, मैं साफ कर लूंगी, आप खुद को साफ कर लो। ऋचा फर्श को साफ करते हुए बस विनय को ही देखे जा रही थी। विनय अपने आप को साफ कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी ऋचा उससे बोलती है, विनय सुनिए, आपके ऊपर अब भी कुछ लगा है। कहाँ? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। वो आपकी बैग पर। आप रुकिए, मैं साफ कर देती हूँ। ऋचा विनय के पास आती है और उसके बैग को साफ करने लगती है। साफ करते हुए वो अपने मन में सोचती है, कितना अच्छा लग रहा है इन्हें टच करके, मुझे कुछ हो रहा है। ऋचा उसके पूरी बैग पर टच करने लगती है तो विनय उससे बोलता है, ये आप क्या कर रही हैं? बाकी जगह तो साफ हो चुकी है ना? हाँ, वो तो हो गई है। मैंने सोचा कि तुम्हें थोड़ी सी मसाज दे दूं। तुम इतनी मेहनत करते हो, थक जाते होगे ना। वो तो है, मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ। बस यही सोचता हूँ कि कोई मुझे ऐसे ही रोज मसाज दे दिया करे, कितना अच्छा लगेगा मुझे। अरे तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें रोज मसाज दे दिया करूँगी। आप सच कह रही हैं ना? बिल्कुल सच। ठीक है, फिर आज से शुरू कर देते हैं। पहले कुछ खा लेते हैं, भूख लग रही है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर ऋचा वापस किचन में जाती है और उन दोनों के लिए खाना लेकर आती है। फिर दोनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद ऋचा विनय से बोलती है, तो विनय, खाना कैसा था? बहुत ही अच्छा था भाभी, मजा आ गया। विनय, तुम मुझे भाभी मत बोला करो। लेकिन क्यों? आप मेरी भाभी हो तो भाभी ही कहूँगा ना। मुझे अच्छा नहीं लगता विनय, ऐसा लगता है कि मैं तुमसे कितनी बड़ी हूँ उम्र में। तुम मुझे अपनी दोस्त मानकर मुझसे बातें किया करो ना। चाहो तो मेरा नाम भी ले सकते हो। अच्छा ठीक है भाभी। ओ सॉरी ऋचा। तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल करनी है, मैं अभी कॉल करके आता हूँ। ठीक है विनय, जल्दी आ जाना। विनय वहाँ से कॉल करने के लिए चला जाता है। उसके जाते ही ऋचा खुद से बोलती है, आखिरकार जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिलने वाला है। बस फर्क इतना है कि मिलना मेरे पति से चाहिए था, पर अब उनके छोटे भाई से मिलेगा। वैसे भी अच्छा है, विनय ज्यादा रफ एंड टफ है उनसे। बस अब जल्दी से आ जाओ विनय, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। ऋचा खुद से बात कर ही रही होती है कि तभी विनय उसके पास वापस आ जाता है। फिर ऋचा उससे बोलती है, तो चले अब, तुम्हें मसाज करवानी है ना? हाँ हाँ करवानी है, चलो चलते हैं। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं बस अभी आई। ठीक है ऋचा। विनय अपने कमरे में चला जाता है और ऋचा अपने कमरे में। वहाँ पहुंचकर वो खुद से बोलती है, इस घड़ी का मैंने कब से इंतजार किया है, इसलिए इसे और खास बनाने के लिए मैं थोड़ा सा सज संवर लेती हूँ। ऐसा कहकर ऋचा मेकअप करना शुरू कर देती है और अपने कपड़े चेंज कर एक बहुत ही अच्छी सी नाइटी पहन लेती है। उसके बाद
जब वो रेडी हो जाती है तो खुद को शीशे में देखते हुए बोलती है, हाय, कितनी सुंदर लग रही हूँ, किसी की नजर ना लग जाए मुझे। अब जल्दी से विनय के पास जाती हूँ। वो भी सोच रहा होगा कि पता नहीं कहाँ रह गई मुझे कमरे में भेजकर। उसके बाद ऋचा विनय के कमरे में उसके पास जाती है। विनय अपने बेड पर लेटा होता है। उसे देखकर विनय एकदम से खड़ा हो जाता है। ये देखकर ऋचा उससे बोलती है, कैसी लग रही हूँ विनय? बहुत कमाल की। इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। और देखोगे भी नहीं कभी। जी, तो करें अब? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसीलिए तो आई हूँ। ऋचा विनय के पास जाती है। विनय भी पेट के बल लेट जाता है। फिर ऋचा धीरे धीरे उसे मसाज देना शुरू करती है। ऐसा करते हुए उसे काफी देर हो जाती है। फिर ऋचा विनय से बोलती है, सुनो ना विनय, मुझे ऐसे मजा नहीं आ रहा। पर मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। तुम्हें अपने मजे की पड़ी है, मेरा क्या, मुझे क्या चाहिए ये सोचा है तुमने? मैं भी कुछ अलग करना चाहती हूँ। अच्छा, पर तुम्हें नहीं लगता वो करना गलत होगा? तुम मेरे भाई की पत्नी हो। किसी को पता नहीं चलेगा विनय, तुम हाँ तो करो। मैं अब क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना मत सोचो यार, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। विनय ऋचा की बात मान लेता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। अब ऋचा और विनय अक्सर यही करते रहते हैं। ऋचा को विनय वो सारी खुशियाँ दे रहा था जिन्हें वो जतिन से चाहती थी। अब वो जतिन को फोन भी नहीं करती, बस विनय के साथ उसके कमरे में अपना पूरा दिन और रात बिताया करती। लेकिन विनय को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। वो ये सब करके बिल्कुल भी खुश नहीं था। एक दिन विनय के ऑफिस में एक नई इंटर्न आती है। वो बहुत ही खूबसूरत होती है। विनय को उसे देखकर उससे प्यार हो जाता है। वो उससे बातचीत करने के लिए उसके पास जाता है और उससे बोलता है, हाय, आई एम विनय। हेलो, मैं हूँ आहाना। वाओ, कितना अच्छा नाम है आपका। आपको यहाँ कंफर्टेबल तो फील हो रहा है ना? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही देखते देखते उन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और कुछ समय के अंदर ही प्यार भी। विनय आहाना से कुछ नहीं छुपाता, वो उसे सब कुछ सच सच बता देता है। आहाना भी उसकी बातों को सुनकर उसका यकीन कर लेती है। लेकिन इनकी बढ़ती नजदीकियां ऋचा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि विनय उसे बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रहा था। एक दिन ऋचा विनय से बोलती है, ये सब क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ? मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? मैं किसी से प्यार करने लगा हूँ और उसे धोखा नहीं दे सकता। और मेरा क्या? मैंने तुम्हें इतना सब कुछ दिया, उसका क्या? भाई है ना, वो आ जाएंगे तो वो सब देंगे तुम्हें, लेकिन अब मैं कुछ नहीं दे सकता, मुझे माफ करना। ऐसा कहकर विनय वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ऋचा गुस्से में चीजों को इधर उधर फेंकने लगती है। वो ऐसा कर ही रही होती है कि तभी वहाँ जतिन आ जाता है। उसे देखकर ऋचा चौंक जाती है और उससे बोलती है, आप आ गए। पता है विनय क्या कर रहा है? वो किसी लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। तो क्या हुआ? और ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। एक ना एक दिन तो उसे शादी करनी ही थी ना। नहीं, वो ये शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। वो मुझे छोड़कर किसी और से प्यार नहीं कर सकता। जतिन ऋचा के मुंह से ये सब सुनकर बहुत चौंक जाता है। फिर वो विनय को घर वापस बुलवाता है और दोनों को साथ में बैठाकर उनसे सारी सच्चाई के बारे में पूछता है। विनय जतिन को सब कुछ सच बता देता है, जिसको सुनने के बाद वो ऋचा की कंडीशन को समझ जाता है। वो ऋचा और विनय को माफ कर देता है। फिर वो ऋचा को अपना पूरा वक्त देने लगता है और दूसरी तरफ विनय भी आहाना के साथ शादी कर लेता है। सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।